सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से आप ये बता सकते हैं कि चांसेस है कि ये नेटिव 10-12 जनवरी के बाद पैदा हुआ है और 10 फरवरी से पहले पैदा हुआ है। ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हर एस्ट्रोलॉजर को आनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए प्लैनेट्स में, स्टार्स में, एस्ट्रोनॉमी में। अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आपको आसमान को देखना और समझना आना चाहिए। तो हमें पता है ये जो नेटिव है ये पूर्णिमा के आसपास पैदा हुआ है, यानी कि फुल मून के आसपास ये पैदा हुआ है, ये जो नेटिव है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखेंगे कि कैसे कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देख के बता सकता है कि आप किस समय पे पैदा हुए थे। अगर आप कोई भी चार्ट देखते हैं तो आपको इमीडिएटली पता हो जाना चाहिए कि किस महीने में वो नेटिव बॉर्न हुआ है। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि दिन के किस समय पे वो बॉर्न हुआ है। अभी भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो पढ़ाई भी कर चुके हैं और प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, वो ये बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। ये बेसिक कंसेप्ट क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि लोगों को अब प्लैनेट और कॉन्स्टिलेशन जो है वो आसमान में देखने की आदत नहीं रही है। आजकल हम सब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारी कुंडली बन के आ जाती है। पर पुराने ज़माने में हम डायरेक्टली आसमान की तरफ देख के ये पता लगाते थे कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है, कितने डिग्री पे है और उसकी पोजीशन क्या है। इस वजह से, इस सॉफ्टवेयर की यूज़ की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम लोगों को आसमान देखना अब नहीं आता है। ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हर एस्ट्रोलॉजर को आनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए प्लैनेट्स में, स्टार्स में, एस्ट्रोनॉमी में। अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आपको आसमान को देखना और समझना आना चाहिए। और इसमें फर्स्ट स्टेप है कि आप एक कुंडली देख के आसमान को समझ पाए कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे अपनी शेयर करूंगा, उसके अंदर मैं समझाऊंगा कि हम कैसे विजुअलाइज इसको कर सकते हैं। तो इस समय दोस्तों आपको हमारी स्क्रीन दिख रही होगी साथ में। हम एक चार्ट बना लेते हैं किसी का भी। इस चार्ट के अंदर हम एरीज राशि ही ले लेते हैं कि एरीज असेंडेंट है। हमने यहाँ पे सारी राशियां जो है 8, 9, 10, 11 और 12 लिख ली। इसके ऊपर हम D1 लिख लेते हैं। तो ये हमारा एक जेनेरिक सा D1 चार्ट बन गया। हमें पता चल गया कि ये D1 चार्ट हमारा आ रहा है। इसमें हमें क्या क्या चीजें देख के क्या क्या पता लग जाना चाहिए। अगर आपको ट्रांजिट की पोजीशन पता है तो आप नेटिव की एज भी बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। पर बेसिक हम शुरू करते हैं सन और मून की पोजीशन से। सपोज करिए सन आपका यहाँ पे 10th हाउस में है। 10th हाउस और 10th राशि, यहाँ पे सन बैठा हुआ है। अब आपका मून जो है वो आपका असेंडेंट में जाके बैठा है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से आप ये बता सकते हैं कि चांसेस है कि ये नेटिव 10-12 जनवरी के बाद पैदा हुआ है और 10 फरवरी से पहले पैदा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं सन की डिग्री मेंशन कर दूं कि सन जो है आपका 10 डिग्री का है, 10 डिग्री और 00 मिनट हम मान लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये नेटिव जो है ये बॉर्न है करीब करीब आप मान के चलिए 20 से 25 तारीख के बीच में। अगर हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इसकी डिग्री कितनी है और सैटर्न और बाकी पोजीशन मिल जाएगी तो हम एग्जैक्ट डेट भी निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे हमें इतना पता है कि ये 20 से 25 जनवरी में बॉर्न हुआ है। मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि इस टाइम पे शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के आसपास पड़ रही है। 9वीं या 10वीं पड़ेगी, जो हमारी मून की डिग्री होगी उस पर डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली क्या पड़ रही है। और अगर हम समय को देखेंगे कि कितना समय हुआ था, ये नेटिव कब बॉर्न हुआ हो सकता है, कितने बजे बॉर्न हुआ हो सकता है, तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो नेटिव है ये करीब करीब आपका दोपहर में बॉर्न हुआ है। दोपहर में 12, 1, 2 बजे के आसपास ये नेटिव बॉर्न है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे हैं, हम इसको कैसे समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम होराइजन बना लेते हैं। सपोज करिए ये हमारा होराइजन है, यहाँ पे हम ऑब्जर्वर जो है हमारा यहाँ पे खड़ा है, इसको हम ऑब्जर्वर मान लेते हैं। हम एक यहाँ पे स्टिकमैन बना लेते हैं।
अब यहाँ पे होराइजन पे हम कहते हैं कि जो राशि राइज हो रही है, जो राशि है वो हमारा असेंडेंट बन गया, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर राशि राइज हो रही है। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि यूजुअली अगर आपकी 1 नंबर राइज हो रही है, उसकी डिग्री लिखी होगी। यहाँ पे लिखा होगा कि ये 20 डिग्री पे राइज थी, यहाँ पे लिखा होगा ये 25 डिग्री पे थी या 15 डिग्री पे थी। यानी कि आपकी वो राशि जो है वो उतनी ऊपर जा चुकी है और उतनी ही नीचे भी है, उतनी होराइजन के नीचे है, दूसरे हेमिस्फीयर में जा रही है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो असेंडेंट है वो 20 डिग्री का है, यानी कि यहाँ पे 20 डिग्री जो है आपकी राशि राइज हो चुकी है और 10 डिग्री नीचे है। तो हम इसको ऐसे विजुअलाइज कर लेते हैं कि ये हिस्सा जो है ये आपका 20 डिग्री बन गया, ये आपका 20 डिग्री राइज कर गया, और ये जो 10 डिग्री बचा है ये 10 डिग्री नीचे बचा है, ये 20 डिग्री ऊपर निकल गया। ये जो आपका है ये आपका पहला हाउस है, ये आपका फर्स्ट हाउस को कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब आप सोचेंगे कि अच्छा ये हमारा फर्स्ट हाउस है तो अगला हमारा सेकंड हाउस है, फिर हमारा थर्ड हाउस आना चाहिए, फोर्थ हाउस आना चाहिए, फिफ्थ हाउस आना चाहिए, ऐसे करते करते सिक्स्थ हाउस आना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शंस है, ये सबसे बड़ी चीज़ है जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पढ़ना आना चाहिए कि किस तरीके से हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे हमारा 12th हाउस उल्टा चलेगा, यानी कि पहले हमारा ऊपर 12th हाउस आएगा, यहाँ पे हमारा 11th हाउस आएगा, यहाँ पे हमारे जो हेड के ऊपर आ रहा है जो एपेक्स है वो हमारा पड़ेगा 10th हाउस, यहाँ पे हमारा 9th हाउस पड़ेगा, यहाँ पे हमारा 8th हाउस पड़ेगा और यहाँ पे हमारा 7th हाउस पड़ेगा। 7th हाउस यानी कि जहाँ पे अस्त हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे 20 डिग्री का ये कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा था तो सेम चीज यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे आपका 10 डिग्री ऊपर आएगा और यहाँ पे 20 डिग्री आपका नीचे चला जाएगा, जो कि फिर से हेमिस्फीयर के नीचे चला जाएगा, यानी कि 7th हाउस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बनेगा। इसके बाद आपका आ जाएगा 6th हाउस, फिर आ जाएगा 5th हाउस, फिर आ जाएगा 4th हाउस, फिर आ जाएगा आपका 3rd हाउस, फिर आ जाएगा आपका 2nd हाउस और फिर 1st हाउस हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 10th हाउस के ऑपोजिट आपका आएगा 4th हाउस, जो आपका पाताल लोक में आ रहा है। ये डायग्राम ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। अब इतने से डायग्राम से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको सारे प्लैनेट समझा सकता हूँ कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा देखते ही कि 10th हाउस में सन है, यानी कि सन यहाँ पे। आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा मून इस टाइम पे 1st हाउस में, तो मून यहाँ पे। हम और भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जुपिटर यहाँ पे है, और इस व्यक्ति का हम ले लेते हैं कि सैटर्न यहाँ पे बैठा है। हम यहाँ पे ये 2 प्लैनेट को और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं तो हमें पता चल गया कि 12th हाउस में इसका सैटर्न बैठा हुआ है, यानी कि सैटर्न इधर बैठा हुआ है। हमें पता है 4th हाउस में बैठा है, यानी कि जुपिटर नीचे से देख वो पाताल लोक में है, नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर में तो सदर्न में, तो दूसरे साइड पे आपका जुपिटर बैठा हुआ है। यहाँ से हमें क्या क्या पता चल जाता है, अगर ये हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो हमें इमीडिएटली आइडिया हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है करीब करीब हो सकता है 30 साल के आसपास का हो, क्योंकि हमें क्या पता है कि जुपिटर इस टाइम पे यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है तीसरी राशि में जेमिनी में। बर्थ पे इसके चौथे पे था तो 28-30 साल की उम्र हो सकती है। सैटर्न की पोजीशन से भी हमें आइडिया मिल जाएगा कि अगर सैटर्न यहाँ पे है या यहाँ पे है तो इस व्यक्ति की उम्र जो है करीब करीब 28-30 साल की होगी। अब हमें और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। हमने एज भी निकाल ली कि 28 से 30 है। हमें ये भी पता है सन एपेक्स में है, यहाँ पे था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ ऐसे नीचे जा रहा है, फिर वापस चक्कर काट के ऊपर आएगा। अगर हम सन की मूवमेंट देखें, यहाँ पे मैं आपके लिए एक फ्रेश हॉरोस्कोप बनाता हूँ कि अगर हम सन की मूवमेंट देख रहे हैं थ्रू आउट द हाउसेस, तो सन जब राइज करता है तो बिल्कुल यहाँ पे कस्प पे होता है। ज़्यादातर जो है एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो केपी को फॉलो नहीं करते। केपी के अंदर कस्प अलग होता है, यहाँ पे कस्प आपका वही होता है जो आपका होराइजन है, जितने भी डिग्री का आपका बन रहा है वही कस्प है। तो यहाँ पे आपका कस्प जो है, यहाँ पे सन राइज हो रहा है, यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट हाउस में और करीब करीब एक हाउस में 2 घंटे रहता है। तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे +2,
यहाँ पे +4, यहाँ पे +6, +8, +10, +12, यहाँ पे आपका 12 आ गए, यहाँ पे +14, यहाँ पे +16, +18, +20 और +22। यहाँ पे आके आपका +24 आ जाएगा, कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि किस टाइम पे क्या होगा। जैसे कि पिछले केस में हमारा सन यहाँ पे था, तो सनराइज हम ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कि 6 बजे हुआ होगा। तो यहाँ पे +6 का मतलब है कि करीब करीब 12 बजे का बर्थ है, जो कि हमें यहाँ पे डायग्राम से भी दिख रहा है कि सन बिल्कुल एपेक्स पे है, तो भी 12 बजे का हमें दिख रहा है। इस फॉर्मूले से, इस चार्ट से भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि सन जो है वो 6 घंटे आगे बढ़ चुका है सनराइज से, यानी कि 12 बज चुके हैं। अब इसमें अगर सन जो है यहाँ पे होता तो 18 घंटे प्लस हो जाते। हम यहाँ पे मान लेते कि ये मिडनाइट के आसपास का बर्थ है। ये 2 घंटे का अप्रोक्सीमेट है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं। अगर आप इक्वेटर के पास में रहते हैं तो ये डिफरेंट होता है। अगर आप ऊपर रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं, साउथ में रहते हैं, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बदल जाती है, हर राशि का टाइम पीरियड बदल जाता है। पर इंडिया में यूजुअली आपका 2 घंटे के आसपास होता है। कोई राशि, कोई हाउस आपका करीब 1 घंटे 50 मिनट रहेगा, कोई 2 घंटे 10 मिनट रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपका सन है या यहाँ पे अगर आपका सन है तो आप करीब करीब मिडनाइट के आसपास बॉर्न हो। ये आप अपने चार्ट में भी चेक कर सकते हैं। तिथि का मैंने आपको क्या समझाया कि तिथि आपका सन से डिस्टेंस है। हम एक और चार्ट बनाते हैं फ्रेश इसको समझने के लिए फिर से। अगर आपका सन यहाँ पे है और आपको मून की पोजीशन पता है कि मून यहाँ पे है, तो हमें पता है 1 2 3 4 घर दूर है। मून आपका एक राशि में, एक घर में आपका करीब करीब 2.5 दिन रहता है, यानी कि 2.5 दिन यहाँ पे, 2.5 दिन यहाँ पे, 2.5 दिन यहाँ पे और 2.5 दिन यहाँ पे। तो यहाँ पे करीब करीब 7.5 से लेके 10 तारीख तक चल रही होगी। हम मान के चल सकते हैं कि 8, 9 या 10 तारीख, अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं। सैटर्न का ट्रांजिट हमने देखा कि सैटर्न जो है 2.5 साल रहता है, तो सैटर्न कंप्लीट चक्कर काटने में आपके 30 साल लगाएगा। इसलिए हमें पता है कि सैटर्न जो है इस टाइम पे भी पाइसेस में चल रहा है, इस चार्ट में पाइसेस में, तो 30 साल कंप्लीट हो गए। सिमिलरली जुपिटर जो होता है वो 1 साल लगाता है, तो हमें पता है यहाँ पे 12-12 साल का साइकिल कंप्लीट करके आ रहा है। तो जुपिटर इनका जो होगा यहाँ पे 24 बन जाते हैं। जुपिटर के चांसेस है कि वो यहाँ पे होगा, ताकि 30 साल कंप्लीट हो सके। यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसका। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी नेटिव, कितनी उसकी उम्र है, किस महीने में पैदा हुआ है, कौन सा उसकी तिथि पड़ रही है, सारी चीजें। इसमें मिसिंग अब क्या रह गया, हमारा महीना। महीना निकालना सबसे ज्यादा सिंपल है। आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको सन की राशि देखनी है। हिंदू कैलेंडर में एक त्योहार आता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पंजाबियों में, हरियाणा में बहुत ज्यादा मनाते हैं। ये यूजुअली आपका 13 तारीख के आसपास आता है, 13, 14 या 15 जनवरी को आता है। हर साल इसकी डेट बदलती है। मकर संक्रांति का मतलब होता है कि सन जब आपका मकर राशि में एंटर हो रहा है, यानी कि मकर राशि में एंटर हो रहा है। सपोज कर लेते हैं हम 14 जनवरी को। 14 जनवरी को अगर मकर राशि में एंटर हुआ है, तो ये हर दिन 1 डिग्री मूव करेगा और एक राशि हमारी 30 डिग्री की होती है। यानी कि अगर हमारे पास कोई हॉरोस्कोप है, जो हमारे पास पिछला ही हॉरोस्कोप था, हम वही बना लेते हैं फिर से। इस हॉरोस्कोप के अंदर यहाँ पे 10वीं राशि में, मकर राशि में सन बैठा हुआ था। हमें ये पता चल गया कि ये टाइम पीरियड जो है 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में होना चाहिए है। अब हमें डिग्री देखनी है। यहाँ पे 10 डिग्री पे बैठा, तो हमें पता है कि 24 तारीख का, 24 जनवरी का बर्थ है। क्यों? क्योंकि 14 जनवरी को ये सन यहाँ पे एंटर करा। जब सन यहाँ पे 14 तारीख थी, तो सिर्फ 1 डिग्री का होगा। हर रोज एक डिग्री आगे बढ़ेगा। जब 10 डिग्री पे आएगा तो 23 या 24 तारीख आपकी पड़ेगी। एक डिग्री बढ़ता 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 वो जाएगा। जब हम 14 फरवरी पे पहुंचेंगे तो ये 30 डिग्री पूरा करके वो अगले हाउस में, अगली राशि में मूव ऑन कर जाएगा। तो जब हमारा 14 फरवरी या 15 फरवरी आ जाएगी, तो वो यहाँ पे 11वीं राशि में चला जाएगा, सन 14 से 15 फरवरी के आसपास। ये डेट 1-2 दिन आगे पीछे आपकी हो सकती है। इस तरीके से हम किसी भी चार्ट, कोई भी हमारे पास चार्ट आता है, हम इमीडिएटली बता सकते हैं। एक हम एग्जाम्पल चार्ट और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए कि क्या हमें समझ में आता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इस बार हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। हम 7 नंबर की बना लेते हैं, 7, 8, 9, 10।
11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे हम सन को इधर प्लेस कर देते हैं सेकेंड हाउस में, और मून को हम प्लेस कर देते हैं हम यहाँ पे। अब हमारा सन यहाँ पे, मून यहाँ पे, इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है? इसमें हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि सनराइज से पहले, सनराइज यहाँ पे होगा, उससे करीब 2 घंटे पहले का बर्थ है, यानी कि सुबह के 4 बजे के आसपास का बर्थ है, 4 AM का। हमने काउंटिंग यहाँ से शुरू करनी है। यहाँ पे 6 बजे हैं सुबह के, यहाँ पे 8 बजे हैं सुबह के, यहाँ पे आपके 10 बजे हैं, यहाँ पे 12 बजे दोपहर के। ये हमने प्लस जो करना है वो ऐसे प्लस करना है। और यहाँ पे मून जो है बिल्कुल सामने है, तो हमें पता है ये जो नेटिव है ये पूर्णिमा के आसपास पैदा हुआ है, यानी कि फुल मून के आसपास ये पैदा हुआ है ये जो नेटिव है। अब आखिरी सवाल आ जाता है, इस नेटिव की डेट क्या हो सकती है? सन जो हमारा है 8वीं राशि में है। अब हमें पता है कि जनवरी में ये मकर राशि में जाता है। अगर हम उल्टा चले जाएंगे तो दिसंबर में हमें पता चल जाएगा कि ये सेजिटेरियस में जाता है, और नवंबर में ये जाता है आपका 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो में। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे सन की डिग्री जो है वो आपकी करीब हम 20 डिग्री ले लेते हैं, तो 14 तारीख के आसपास ये गया, 14 नवंबर को ये गया था आपका स्कॉर्पियो में, और आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं इस नेटिव का 20 डिग्री हो गया जब बर्थ हुआ है, यानी कि हम 20 दिन इसमें प्लस कर लेंगे, करीब करीब दिसंबर की स्टार्टिंग आ जाएगी, 2, 3, 4 तारीख के आसपास, 4 दिसंबर के आसपास की डेट आ जाएगी जिस नेटिव पे ये बॉर्न हुआ है। तो एक चार्ट देख के आप इमीडिएटली ये सारी चीजें जो हैं वो पता लगा सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज है, एक बहुत ही बेसिक एस्ट्रोलॉजी का लेसन था जिसका ना प्रेडिक्शन से लेना देना है ना किसी और चीज, पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको समझ आना चाहिए कि आसमान दिखता कैसा है, आपको समझ आना चाहिए स्टार्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं, आपको इमीडिएटली ग्रास्प होना चाहिए है कि एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपको क्या क्या दिखा रहा है, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसी कंसेप्ट के ऊपर बहुत कुछ है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में डीप जाएंगे, विजिबल कंसेप्ट, इनविजिबल कंसेप्ट, वो भी इसी पे बेस्ड है। सारी चीज़ें इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि आपके स्टार्स कहाँ पे प्लेस्ड है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो थी, एक डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक था। हो सकता है मैं आने वाले वीडियोस में भी ऐसे टॉपिक्स को कवर करूं, मगर इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।